चलो कोई बात नहीं। 2 मिनट और रुकते हैं बेटा, बाकी सब ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते, ठीक है। कौन कौन रह गया अभी, और कौन कौन नहीं आया? पार्थ आ गया, पर्व आ गया, और कौन है? अच्छा तो कार्तिक रह गया, शिवांग रह गया, शिवांग। जिन्हें ज्वाइन करना चाहिए वही ज्वाइन नहीं कर रहे, बताओ। जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ट्यूशन की, वो ज्वाइन नहीं। हाँ कॉल करके बोलो बेटा उनको जल्दी से, ठीक है। अब तक चलो ठीक है, आ जाओ। अब जब तक तो स्टार्ट करते ही हैं, ठीक है। देखो बेटा, चलो शुरू करते, देखो। इक्विलिब्रियम हमको पढ़ना है, पहले तो हम इसका रिवीजन कर लेंगे बेटा, ठीक है। मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, सबके पास है ना वो शीट नोट्स की? ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम में सबसे बेसिक हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि आपको कहाँ पे देखना है, जहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। जहाँ पे क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से ही वापस क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। और इस वाले केस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, the state of a reaction at which rate of forward reaction rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट टूट के क्या बन जाता है बेटा, रिएक्टेंट बन जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये किसी स्पीड से बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास K1 रेट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट K1 है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट कितना है, K-1 है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, रेट कांस्टेंट आपस में हमारे लिए इनका रेशियो एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, Kc बराबर K1 अपॉन K-1 के इक्वल आ जाता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर आ जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसमें देखो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ के बताओ। स्टेट एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद टाइम। मतलब ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे हम कुछ प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगी, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज जो हम मेजर करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अ स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा था बेटा, कि कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होते हैं। इक्विलिब्रियम के मैंने आपको टाइप बताए थे, है ना भाई। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे कौन से होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल और फिजिकल डिफरेंस कैसे करेंगे भाई, जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है। क्या चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है या फिर फेज चेंज होती है। ठीक है, क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्टेट चेंज होगी या फिर क्या चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं को हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर के स्टेट चेंज का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास पानी होता है H2O, तो H2O लिक्विड से क्या बन जाता है, H2O सॉलिड बन जाता है। ये किस टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एक स्टेट आ जाती है जहां पे जितना पानी जम रहा होता है उतना ही पानी आइस से वाटर में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, उस कंडीशन को ही हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम का। फेज चेंज में भी आपको बताया था कि सल्फर की दो फेजेस होती हैं भाई, वो आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। होती दोनों ही सॉलिड हैं लेकिन वो क्या कर सकती है, आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। फिर आपको बताया था केमिकल में, तो केमिकल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, वो 3 हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है 2NH3 गैस के साथ, अमोनिया गैस जो फॉर्म हो रही है। इसी प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भाई। देखो यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो भाई, सेम फेज में हो, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। और जहाँ पे डिफरेंट फेजेस में हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बता सकते हो होमोजीनियस के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी थी, ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस का या हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ गैसेस के फॉर्म में दिया है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, सब कुछ गैसेस है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एक भी किसी की भी स्टेट चेंज हो गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इज इन इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया भाई, होमोजीनियस का, हेट्रोजीनियस का, ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। ठीक है, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। रीजन क्या है इसका हेट्रोजीनियस होने का, क्योंकि देखो ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। दो अलग अलग स्टेट मिल गई तो इसकी वजह से ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिनको ड्राइव किया था। ये रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज ही। क्या लिखा हुआ है इसमें, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ये तो तुमने पढ़ लिया है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। और फिर क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, किसकी वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पे, डेल्टा जी की 0 हो जाती है। और यहाँ पे डेल्टा एच किसके बराबर होता है, टी डेल्टा एस। इस वाली इक्वेशन को अगर नहीं भी याद रखो तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, है ना भाई। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फॉर्मूला पड़ा था। तो जब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाता है बेटा, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन निकल के आती है कब, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम हो तब। ठीक है, इसको अगर यूज करना हो तो भी ठीक है, नहीं हो वैसे इसका मोस्टली क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये कब मिलेगा आपको, 12th क्लास में मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, या फिर इसको इसका मेन क्वेश्चन आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, डेल्टा एच जब कैलकुलेट कराया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होता है, डायनामिक होता है नेचर में। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइम पे, और प्रोडक्ट टूट के वापस से रिएक्टेंट बन रहा है, ये चल रहा है कंटिन्यूस साइकिल में। इसका मतलब क्या है, डायनामिक नेचर है इसका। ठीक है, कंटिन्यूस हो रही है ये रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो डायनामिक है ये नेचर में। फिर नेक्स्ट देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे हमने। यहाँ पे क्या पढ़ा था, कैन बी अटेन्ड इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड, मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम कब आ सकता है, जब हमारे पास सिस्टम क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन को भी नोट कर लेंगे। कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तब इक्विलिब्रियम आ गया, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तब इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, मतलब अभी हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, या हो सकता प्रोडक्ट ज्यादा बना हो हमारे पास, वो वापस लौट के रिएक्टेंट की तरफ आ रहा हो, तब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर। ऐसा क्यों, अगर हम इसका रीजन पूछे तो ऐसा क्यों, बता दो भाई, कौन बताएगा कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। वेरी गुड, मतलब जैसे हमारे पास कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट जल्दी से टूटेगा भी। बस ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फास्टर, है ना भाई। लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा बस। क्या, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसी टाइम पे जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इंक्रीज होते साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डेरिवेशन की थी बेटा, केपी और केसी की। ठीक है याद सबको, केपी और केसी की। केपी को कैसे डिफाइन करते, केसी को यहां पे हम लोगों ने ये कहां से निकाला था बेटा, बताओ। इसको निकालने के लिए हम लोगों ने किस किस लॉ का यूज किया था, यहां पे हाँ बोलो इसको, वेरी गुड, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या बोलता था, कि अगर हमारे पास रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगा, के एफ, है ना भाई, ये पढ़ाया था मैंने आपको। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ सी टू दी पावर सी, ओ सॉरी, ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कि और डी टू दी पावर डी। फिर इन दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, तो क्यों, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये दोनों बराबर होते, तो फिर वहां से हम लोगों ने केसी को डिफाइन किया था। इसका मतलब क्या है, केसी इज इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये भी होता है बेटा फॉर्मूला, तो इसको भी नोट कर लो। क्या है फॉर्मूला, के सी इज इक्वल्स टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ये वाला फॉर्मूला भी यहीं साइड में लिख लो अपने पास, उसी पन्ने के ऊपर। इसको हम लोग 12th क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना है हमें अभी, ये वाला। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं 12th क्लास में। ठीक है, फिर केपी को भी डिफाइन करना सीखा था। जब हमारे पास पार्शियल गैसेस के फॉर्म में है सब्सटीट्यूएंट्स, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर का भी यूज कर सकते, तो केसी और केपी दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला था,
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज किया था हम लोगों ने, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी यूज किया था ना, तब ये वाली इक्वेशन निकल के आई थी, केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी टू दी पावर डेल्टा एन जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन द गैसियस मोल्स। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे, चेंज इन द गैसियस मोल्स, ठीक है। इसको नोट कर लो वहीं पे। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो जो नया वाला आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/k के बराबर हो जाएगा। ये कुछ हम लोगों ने जनरल रिएक्शंस ली थी और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। तो ये नया वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, k1 इज इक्वल्स टू 1/k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये कौन लीव कर रहा है, बार बार ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर हमने किसी फैक्टर का इस वाली इक्वेशन में अगर हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली इस वाली इक्वेशन में अगर हमने n का मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये k2 बराबर k टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, हेलो, किसने ज्वाइन किया अभी। अच्छा बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स किया इस वाली इक्वेशन को, पहले वाले फॉर्म में हमने रिवर्स किया था इधर पे, और दूसरे वाले में हमने क्या किया, n का मल्टीप्लाई किया। मान लो n का डिवाइड करेंगे तो वो पावर में चला जाएगा 1 टू दी n, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई k टू दी पावर 1/n आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया है इनका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं करना कि बार बार हम ये डेरिवेशन कर रहे, इसकी डेरिवेशन तो हमें सीखनी ही नहीं है, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेने, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं ये सारे पॉइंट्स, ये सबको याद आ गए या फिर से बताने, बताओ। देखो बेटा, मैंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास इस तरीके से कोई जनरल इक्वेशन है और जो कि इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसका एक हमारे पास कांस्टेंट है k, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, k है। अगर हम इस इक्वेशन को पहले केस में रिवर्स कर देते, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर दे बेटा, रिवर्स कर दे, तो रिवर्स करने पे क्या आ जाएगी, c टू दी पावर c, d टू दी पावर d, और a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b। तो फिर यहां पे जो नया वाला रेट कांस्टेंट होगा k न्यू, वो किसके बराबर होगा, वो हम लोग निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल करके 1/k से, मतलब इसका नीचे ले जाएंगे हम, 1 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, k न्यू किसके बराबर आएगा, मतलब इस रिएक्शन का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/k आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या, कि अगर हम किसी फैक्टर n का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ऑफ ए प्लस n ऑफ bb गिव्स n c c एंड डी डी। तो फिर यहां पे जो k न्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, बताओ बेटा, किसके बराबर आएगा, k टू दी पावर n के, किसके बराबर आता है, k टू दी पावर n के। फिर मैंने आपको तीसरी कंडीशन बताई थी क्या, कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर दे, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दे भाई, n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n टाइम्स ऑफ a प्लस 1/n टाइम्स ऑफ b इज इन इक्विलिब्रियम विथ 1/n टाइम्स ऑफ cc प्लस 1/n टाइम्स ऑफ dd। तो यहाँ पे जो k न्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, बताओ किसके बराबर है, हाँ, k रेज टू दी पावर 1/n के इक्वल आ जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको, जिससे हेल्प हो जाएगी
न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास ये रिएक्शन थी N2+3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, किसी टेम्परेचर T के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 20 दिया है, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो 100 दिया है। तो फिर मुझसे पूछा गया है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2+3H2, इसका पूछा गया है K-C बना के, ये कितना होगा उसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो बता दो कितना आएगा आंसर, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या किया हमने, इसमें किसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया इसको, 1/2 N2 + 3/2 H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH3। तो फिर इसका K"C किसके बराबर आएगा, बता दो भाई। ये दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले का आंसर आ जाएगा 1/100, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, कैसे, इसमें हमने डिवाइड कर दिया ना बेटा, यहां से यहां आए तो हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये हाँ KC की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि 100 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि कितना आएगा आंसर, 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 0.01 करेक्ट आंसर, और इसका कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये MCQ में पूछे जाते कभी कभी, ये वाले क्वेश्चन MCQs में आएंगे, ठीक है, इस टाइप के। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें किसके बारे में बताता है भाई, कौन बताएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में, बता दो क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये क्या क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन टू नलीफाई द चेंज, टू नलीफाई द चेंज, ठीक है। लिख लो भाई डेफिनेशन कोने में छोटी छोटी अपने हिसाब से, उस पन्ने के ऊपर अपने हिसाब से बेटा डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर हम लोगों के पास एक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और उसमें किसी प्रॉपर्टी को चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, या फिर रिएक्टेंट की, या फिर प्रोडक्ट की, या फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर प्रेशर को चेंज करते हैं, है ना, या फिर कैटलिस्ट को डालते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है मेजरली। तो ये वाली चीज़ें हमको किसने बताई भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बताया। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे चेंज क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए, ख़त्म हो जाए चेंज। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन में ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर का बताया था रोल। टेम्परेचर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, और अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में। प्रेशर इंक्रीज करने में वहां शिफ्ट होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वहां शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम जहां पे मोल्स क्या है, कम है। किसके मोल्स चेक करोगे, गैस के मोल्स चेक करोगे, ठीक है, या फिर टोटल मोल्स भी चेक कर सकते हो फिर, या फिर गैस के। प्रेशर से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गैस के मोल्स चेक कर लेने हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट इन द डायरेक्शन लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमारे पास प्रेशर डिक्रीज करोगे तो जहाँ वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे मोल्स क्या है भाई, ज़्यादा है। और कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कैटलिस्ट डालने से। आ गया समझ में।
बताओ भाई, हाँ या ना में जवाब तो दे दो, तो तभी तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, कुछ बोलते रहा करे, नहीं तो मुझे लगता है सो गए सब के सब। सो रहे क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा काम कर रहे, तुम लेट के पढ़ रहे हो। तो फिर ऐसी पढ़ाई तुमको अच्छी लग रही है? हम्म। लेट के पढ़ने में मजा आ रही है ठंड में? आयोनिक इक्विलिब्रियम देखो, अब जैसे अभी हम लोग पिछले पीछे जो पढ़ के आए बेटा, वो क्या था हमारे लिए? एक तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था। अब हमारे पास दूसरा यूनिट का ये जो रिवीजन है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। जब हम उनको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर वहां से हमें क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। तो उन आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। उसके केसेस में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है। ठीक है। तो जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं और आयंस होते हैं इन द सॉल्यूशन, उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या नाम देते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, तो वो किस तरीके से टूटेगा भाई, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के फॉर्म में। तो फिर वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, के इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म मैंने आपको बताया था अल्फा के बारे में। अल्फा क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कि मतलब टोटल कितना है और उसमें से टूट कितना आ रहा है भाई। ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी, मैंने आपको इस तरीके से समझाया था कि अगर मेरे पास टोटल हमारे पास सी अमाउंट है और उसमें से एक्स डिसोसिएट हो रहा है, तो एक रेशियो ले लेंगे हम लोग एक्स का सी के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी। फिर यहाँ पे क्या होता है, के और अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा के बीच में जो रिलेशनशिप निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन वन माइनस अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बेटा, जीरो से लेके किसके बीच में, बताओ, जीरो से लेके वन के बीच में लाई करती है। अगर जीरो है एकदम, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, बिल्कुल टूट ही नहीं रहा है भाई, उसको पानी में डाल दो वो कुछ हो ही नहीं रहा, वो आयंस बनाते ही नहीं है, डिसोसिएट ही नहीं होता है। और वन है, इसका मतलब क्या है, वो 100% डिसोसिएट हो रहा है वहाँ पे, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा पूरा आयंस में टूट जा रहा है। ठीक है। अगर बीच में रहे तो फिर वो हमारे लिए वहाँ से हम लोग मतलब एक तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसिडर करके चलेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये अल्फा क्या हो जाता है भाई, वन से छोटा रहता है, तो वन माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है। अल्फा नेग्लेजिबल है, अल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है भाई। तो फिर क्या हो जाएगा इधर पे सॉरी, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, छोटी है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वन माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, वन के बराबर ही आ जाएगा। अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर ही आ जाएगा। तो सॉरी, वन माइनस अल्फा वन के बराबर ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशनशिप निकल के आएगा अल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ के बाई सी। ये याद रखना, इस वाले केस में है वैलिड, अगर चेंज कर दोगे तो फिर डिफरेंट आएगा फिर। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप उसके लिए निकाल के बताओ ज़रा। जैसे अगर ये है हमारे पास ए टू बी है, तो इसके लिए करके बताना ज़रा, डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, कर लोगे? इसको आयोनाइज कैसे करोगे, टू ए पॉजिटिव प्लस बी के ऊपर टू नेगेटिव, इस तरीके से डिसोसिएट करना है। तो अगर हम लोग देखें टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, मतलब इनिशियली, तो हमने इसका सी अमाउंट लिया तो ये ज़ीरो ज़ीरो था। फिर क्या हो गया बेटा, जब इक्विलिब्रियम आया, टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो सी में से एक्स अमाउंट टूट गया, तो इसका कितना बनेगा, बता दो इसका, टू एक्स अमाउंट बनेगा। क्यों, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था। और इसका कितना बनेगा बेटा, एक्स अमाउंट बनेगा।
फिर मैंने आपको बताया था कि अल्फा किसके बराबर होता है, एक्स बाई सी के बराबर होता है। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सी अल्फा के। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा, और ये कितना बन जाएगा 2c अल्फा, और ये कितना बनेगा सी अल्फा। फिर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल्स टू कितना होगा, a पॉजिटिव की पावर 2, b 2 नेगेटिव अपॉन a टू b। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा बेटा, a पॉजिटिव की पावर 2 यानी कि 2c अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, b यानी कि c अल्फा अपॉन कितना आएगा बेटा, c माइनस सी अल्फा, c माइनस सी अल्फा। इस तरीके से डेरिवेशन करनी पड़ेगी फिर हमें, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है तो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4c² अल्फा स्क्वायर इंटू सी अल्फा, यानी कि क्यूब कर दे रहे हैं हम इसको सीधा सीधा, ठीक है, अपॉन c 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 4c² अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशनशिप आएगा इस वाले के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, जब हमारे पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट था, तब हम लोगों ने रिलेशनशिप क्या निकाला था, के बराबर, बताओ जल्दी से, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही निकाला था। लेकिन यहाँ पे देख लो क्या निकल के आ रहा, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिया, उसकी स्टोक्योमेट्री डिफरेंट डिफरेंट हो गई। जब ये वाला कंपाउंड था तो ये वाला आ रहा है, और जब ये है तो इसका के इस तरीके से निकाला जा रहा है। तो ये डेरिवेशन हर हाँ वो 1 के बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो वो तो हम ये जनरली पढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इस फॉर्म में रहा होगा, फिर हम लोगों ने ये डेरिवेशन की है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। वैसे हमारे पास वही है, जनरली वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था 3 थ्योरी होती है, एक आर्रीनियस की एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की एसिड बेस थ्योरी, और तीसरी किसकी है, लुईस की एसिड बेस थ्योरी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पे H पॉजिटिव आयंस को दे, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड, आर्रीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयंस को दे, तो उनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि एसिड बस वही होते हैं जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे। इनने ये नहीं बोला घोलना है किसी में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, लेकिन यहाँ कुछ घोलने वोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट कर सकते हो H पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड, और जो एक्सेप्ट कर सकते हो H पॉजिटिव वो क्या कहलाएंगे, बेस, ठीक है। इसके बाद लुईस ने बोला कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं भाई, एक्सेप्ट कर सकते हो, एसिड कहलाएंगे, और जो डोनेट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, उनको कहलाते हैं हम लोग बेस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे निकालते हैं। तो जो भी एसिड है उसमें से अगर आप कॉन्जुगेट, उसको अगर आप डिसोसिएट करोगे, इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, इस तरीके से एरो है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में होता है ये किसके साथ में, इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ में प्लस H पॉजिटिव के साथ में, और बेस के साथ में अगर H पॉजिटिव जोड़ दोगे तो कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। तो आपको बताया था कि कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए क्या करना है, हमें किसी सब्सटेंस में से H पॉजिटिव को रिमूव कर देना है, और अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो वहां पे क्या करना है, H पॉजिटिव को ऐड कर देना है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने आपको, फिर इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन भी देख लेंगे अभी एनसीईआरटी का, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हो कॉन्जुगेट बेस आ जाता है, और अगर H पॉजिटिव को ऐड कर देते हो कॉन्जुगेट एसिड आ जाता है। फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखो, अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और जो वीक एसिड होंगे उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड।
तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं। फिर इसके बाद क्या बताया था, आरिनियस एसिड आर ऑल्सो ब्रोंस्टेड एसिड बट आरिनियस बेसिस आर नॉट ऑल ब्रोंस्टेड बेस। इसको तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि जो आरिनियस के एसिड है वो ब्रोंस्टेड के एसिड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो NH3 भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। लेकिन यहाँ NH3 देख लो भाई, आरिनियस के अकॉर्डिंग तो ये कुछ है ही नहीं। NH3 न्यूट्रल सब्सटेंस होना चाहिए, ना ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा ना ये OH नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? जब मीडियम नहीं, जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो बेटा, उसने ऐसा बोला है, ठीक है। उसने ये नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं है बेटा, मीडियम तो अपन लोग बनाना ही है। ये खुद ही एसिड बेस की डेफिनेशन दे रहा। देखो, डोनेट करने की टेंडेंसी रखे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, अमोनिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे क्या बात है, इसमें ध्यान से देखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर है नेचर में। ये बॉन्ड कैसा है नेचर में? पोलर है। क्यों? नाइट्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी हमने। तो फिर ये देख लो, अब ये बॉन्ड तुमको पोलर नजर आ रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, स्लाइटली नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो फिर ये कैसा हो जाएगा नेचर में, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है नेचर में, बता देना जरा। इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो ये एसिडिक नहीं है नेचर में। तो इस वाले एंड से वो एसिडिक है। अब देखना यहां पे क्या बोल रहा है कि वो जो एक्सेप्ट कर सके H पॉजिटिव को, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, बेस हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में देखोगे तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन नाइट्रोजन वाला सेंटर कैसा है, बेसिक है। रीजन क्या है, इसके पास एक लोन पेयर भी तो होता है प्रेजेंट, है ना। इसके पास एक लोन पेयर है प्रेजेंट। तो देखना जरा, ये H पॉजिटिव है, मतलब एक कहीं बाहर से हम H पॉजिटिव लेके आए, मतलब जो एक्सेप्ट कर सकता हो। तो देखो H पॉजिटिव के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन के पास भर भर के हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर यहां से वो अपना नेचर कैसा दिखा रहा है, अगर ये अपने लोन पेयर को इसको दे दे, तो यहां से वो नाइट्रोजन के सेंटर से वो अपना नेचर कैसा दिखा रहा है, बेसिक नेचर दिखा रहा है। क्योंकि अपने लोन पेयर को वो ट्रांसफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, H पॉजिटिव को कैप्चर कर सकता है बाहर से आने वाले H पॉजिटिव को। तो यहां से वो बेसिक है और ये हाइड्रोजन उसका एसिडिक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर का है सब्सटेंस या फिर बेसिक नेचर का है। सिमिलरली वाटर भी, ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि वाटर भी कैसा है, एम्फोटेरिक है नेचर में। ये कैसा सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अमोनिया को भी वो एम्फोटेरिक बताता है और वो वाटर को भी एम्फोटेरिक बताता है। कैसे? देखो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो ये बॉन्ड भी कैसा निकला बेटा, पोलर। तो यहां पे हाइड्रोजन कैसा है नेचर में, एसिडिक। समझ में आ गई बात? और ऑक्सीजन के पास तो दो दो लोन पेयर है, तो यहां से वो कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहां से वो कैप्चर कर सकता है, किसको कैप्चर कर सकता है, H पॉजिटिव को, ऑक्सीजन सेंटर से, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक है। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया भी बेसिक है, और सॉरी अमोनिया भी एम्फोटेरिक है और वाटर भी एम्फोटेरिक है, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है। लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो रियलिटी में हम लोग क्या पाते हैं कि ये होता है न्यूट्रल। वाटर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल। और अमोनिया कैसा होता है, बेसिक होता है। अमोनिया कैसा होता है बेटा, बेसिक। ये रियलिटी में मिलता है हमको। लेकिन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कैसा है, दोनों ही है। अमोनिया एसिडिक भी है और बेसिक भी है। वाटर कैसा है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, अगर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से देखा जाए। तो कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसी थ्योरी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए हमने आपको तीनों थ्योरी पढ़ाएंगे। यहाँ पे तीनों थ्योरी हैं हमारे सिलेबस में, तो हमने तीनों थ्योरी को पढ़ा है। समझ गए?
अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो बताओ वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक, बता दो बेटा, वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो एक H2O जब दूसरे H2O के साथ मिलता है तो वहां पे क्या बना लेता है वो, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही टुच्चा सा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी के अगर अपन लोग बहुत सारे पार्टिकल ले तो उनमें से एक आधी पार्टिकल टूटता है। तो अगर हम वाटर के आयंस का मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब जो भी हमारे पास पानी टूट रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा, तो उसके आयंस का अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो वो कितना निकल के आता है, 10⁻⁻14, 1 × 10⁻⁻14 के बराबर आता है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 × 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन। किस टेम्परेचर के ऊपर, 298 केल्विन। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब पानी भी ज़्यादा डिसोसिएट होने लगेगा। समझ में आ गई बात। और फिर यहां से हमें पता चलता है कि अगर H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, OH नेगेटिव की कम रह जाए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है और OH की कम रहती है। और बेसिक के अंदर क्या होता है, H3O पॉजिटिव की ज़्यादा रहती है, और सॉरी H3O पॉजिटिव की कम रहती है और OH नेगेटिव की ज़्यादा रहती है कॉन्सेंट्रेशन। फिर न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, दोनों बराबर रहते हैं, जितना है उतना H उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पीएच डिफाइन करना सीखा था। पीएच का फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बताओ, पीएच बराबर -log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, और फिर पीओएच कैसे पढ़ा था, -log ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे बेटा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पीएच और पीओएच के बीच में अगर ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर आता है, 14 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें मुझे एक चीज बतानी थी जो मैं बोल रहा था कि संडे वाली क्लास में बताऊंगा, कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितने बच्चों को आता है लॉग सॉल्व करना, बताओ, आता है किसी को लॉग कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते, कुछ पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लो। जैसे अगर हमारे पास ये यूज कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रैंडम क्वेश्चन लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 की पावर पाई है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मान लेते सॉल्व करने के लिए कोई फंक्शन दिया y = 3 की पावर पाई दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लोग यूज ले सकते हैं लॉग का। ठीक है, यहां पे हम लोग किसका यूज ले सकते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग का। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग और एंटी लॉग। तो अभी तो हम लोग लॉग सॉल्व करना सीख ले रहे। ठीक है, एंटी लॉग की जब जरूरत पड़ेगी तो अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले कि लॉग का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहां पे अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y = log ऑफ 3 to the power पाई। अब यहां पे क्या होता है बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जैसे लॉग में a⁴n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, n log a लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा है log ऑफ a × b, मतलब लॉग के अंदर a × b है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, log a + log b, इस तरीके से लिख सकते हो। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ a/b किसके बराबर होगा, मतलब log में ही क्या है, a/b है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ a - log ऑफ b। ये तीन प्रॉपर्टी तो हमेशा ही याद रखना, ठीक है, इनका तो यूज करना ही करना है अपन को केमिस्ट्री के अंदर। फिर क्या होगा बताओ, इधर पे अगर हम इधर पे कौन सी वाली पहली वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो क्या आ जाएगा, ये पाई आगे आ जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 लिख सकते या नहीं लिख सकते, बताओ, कोई तकलीफ है। हाँ, तो इसमें log ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी,
लॉग ऑफ 3 की वैल्यू तो याद ही कर लो, देखो लॉग 2 की वैल्यू याद कर लो, लॉग 3 की वैल्यू याद कर लो। पता है कितनी होती है लॉग 3 की वैल्यू या 2 की वैल्यू? देखो कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, log 2 की वैल्यू लिखो, ये होती है 0.301 के बराबर होती है। तो log 3 की जो वैल्यू होती है वो रहती है हमारे पास 0.4771। ठीक है, log 4 को कैसे निकाल लेंगे? मान लो अगर हमारे पास log 4 सॉल्व करना है, इधर पे ही लिखता हूँ log 4 चाहिए, तो वो हम ऐसा नहीं लिख सकते log ऑफ 2 की पावर 2, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 log 2, यानी कि 2 इंटू 0.301। समझ में आ रही है बात? तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको मतलब इस नंबर को डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.602, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू भी होती है 0.6989। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की मतलब एटलीस्ट log 2 प्लस log 3 नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो अगर तुमने लिखा log 2 प्लस log 3 तो इसका मतलब ये नहीं हो गया log ऑफ 2 इंटू 3, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया log ऑफ 6। समझ में आ रही है बात? हाँ log 6 की निकाल सकते हैं इस तरीके से कि log 6 की वैल्यू तो तुम लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, वो आ जाएगा इस तरीके से। कितनी आएगी बताओ ऐड करने पे log 6 की वैल्यू? 0.778 ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से log 7 की वैल्यू कितनी निकालेंगे? अब ये नहीं निकाल सकते हम, इसको किसी तरीके से स्प्लिट नहीं कर पाएंगे log 7 को। कर पाएंगे? कोई तरीका है log 7 को स्प्लिट करने का? जैसे log 6 को हमने स्प्लिट कर लिया log 4 को, इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया, इसको हम सॉल्व करके निकाल लिया, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे? ये तो हमारे लिए एक तरीके से प्राइम नंबर है, तो फिर कैसे करेंगे? इसको हमें याद करना पड़ेगा, 0.8450 होता है इसका। ठीक है, अब बताओ log 8 को तो स्प्लिट कर सकते हैं ना, log ऑफ 2 की पावर 3 लिख दे। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log 2, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 0.301। कितना आ जाएगा ये? 0.903, 0.903 हो जाएगा। ठीक है, और फिर log 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? log ऑफ 3 टू द पावर 2, वेरी गुड, तो 2 log 3 हो जाएगा ये, यानी कि 2 इंटू 0.477, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ रहा है क्या? 1 से बड़ा आ रहा है ये? चेक करो इसको। 7 7 14, 14 और 15, 4 5 5, नहीं नहीं 9, इतना आ रहा है क्या? 0.954। ठीक है, ये आ जाएगा 0.954। अब देखो कुछ वैल्यूज तो एटलीस्ट लर्न कर लो जो हमारे पास जनरल यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल ये log 2 की यूज़ होती है, log 3 की यूज़ होती है, log 5 की, log 7 की, और log बस उसके आगे 11 की यूज़ करेंगे फिर, लेकिन अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने की ही ज़रूरत पड़ती है। log 2 की ज़रूरत पड़ेगी, log 3 की, और log 5 की, और log 7 की। और जनरली हम लोग log टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये था log 3 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी थी? 0.477। तो पाई की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.477,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.54, पता नहीं कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। तो देख लेना, ये 1.5 इसका आंसर था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफ आंसर था इसका 1.5 के आसपास। पता नहीं किसी में ये क्वेश्चन मैंने देखा था किसी मैथ्स की बुक में, तो MCQ में था ये, 3 टू द पावर पाई कैलकुलेट कराया था, किसी ओलंपियाड की बुक में था शायद, मैथ्स की। तो उसमें लॉग वगैरह भी यूज़ किया हुआ था, तो उससे सॉल्व हो रहा था ये, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखो कितनी, अगर कॉम्प्लेक्स भी पावर आ जाए तो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया हो, मान लेते ये दिया है फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4.16, ऐसा कुछ दे दिया, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अच्छा, ये हमारे लिए उसकी वैल्यू आई है, लॉग y की वैल्यू आई है, ये मैंने गलत कर दिया सॉल्व। ऊपर जो अपन लोगों ने निकाली है ना, ये वैल्यू किसकी है? लॉग y की है। ये वैल्यू किसकी है बेटा? लॉग y की। अभी लॉग हटाना भी पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ, दोनों को, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। तब क्या आ जाएगा? 1.49, ये होगा इसका एंटी लॉग ऑफ 1.49, ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर। अभी एंटी लॉग कैसे लेते, वो भी मैं आपको बता दूं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 10 टू दी पावर में लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर ऑफ 1.49, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो लॉग टेबल भी देखना बता दूं मैं, क्या मैं? हेलो, हमें लगता तुम लोग भाई मतलब पढ़ने और लिखने के मूड में तो रहते ही नहीं हो, जबरदस्ती कर रहे हैं हम तो, हैं? सामने सामने बता दें? अरे तो सीख लो ना लॉग टेबल, लॉग टेबल तो आसान ही है भाई। चलो ठीक है, सामने सामने बता देंगे। अरे यार कुछ इतना दिमाग खराब नहीं करती, देखो मैं तुम्हें एक बार, देखो, एक मिनट, मान लो हमारे पास ये ऐसा कोई नंबर है, लॉग ऑफ 1 2 3 4 पूछा, तो लॉग टेबल से कैसे निकालेंगे? ये सवाल कर लोगे? कौन सा, तुम्हें कौन सी स्लाइड देखनी थी बेटा? ये बेटा मैं भेज दूंगा तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे? ये सारी स्लाइड्स मैं भेज दूंगा, ठीक है। हम्म, देखो जब भी पहली बात तो ये, मैं एक मिनट रुको, मैं तुम्हें लॉग की टेबल निकाल के दिखाता हूँ। हम्म, स्क्रीन दिख रही है बेटा? दिख रही है ना? तो फिर इसमें ये देखो, आपके पास ये इस तरीके से होती है लॉग की टेबल, दिख रही है ये वाली टेबल? तो इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एक मिनट, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इस साइड में रोज हैं। हम्म, ये सारे क्या कहलाएंगे? कॉलम्स। और ये सारी क्या कहलाएंगी? रोज, नीचे वाली, ठीक है। तो नीचे रोज है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 से लेके 99 तक जाएंगी ये। और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 0 से ये 9 तक जाएंगे। दिख रही है? 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 14, समझ में आ रही है? और यहाँ पे कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। 9 तक जा रहा है ये। और इसी तरीके से ये कहाँ तक जाता है बेटा? देखो, यहाँ तक, 99 तक है ये, ठीक है। हेलो,
भाई किसने ज्वाइन कर लिया? हेलो हर्षी। देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व। तो जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ना, लॉग ऑफ 1 2 3 4 निकालना है, हमें मान लेते हैं। ठीक है। तो जो भी नंबर है पहले तो आप उसको नोट कर लो साइड में। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे हमने नोट कर लिया 1 2 3 4। इस तरीके से मैंने इसको साइड में लिख लिया। अब इसमें क्या करो, स्टार्टिंग से पहले दो नंबर पिक करो। ये दोनों मैंने पिक किए। इनको हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? रो के अंदर। उसके बाद एक नंबर पिक करो, उसको हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? कॉलम के अंदर। और जो लास्ट वाला नंबर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है तो कहीं नहीं ढूंढेंगे, अगर है तो फिर हम लोग वहां उसको ढूंढेंगे मीन डिफरेंस में। कहाँ ढूंढेंगे? मीन डिफरेंस टेबल के अंदर ढूंढेंगे। ये है मीन डिफरेंस टेबल। दिख रही है ये वाली टेबल? ये मीन डिफरेंस टेबल। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 2 3। कहाँ तक जा रही है? 9 तक जा रही है। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ये नंबर पिक किया, इसमें देखो 12, तो 12 रो में आ जाओ। यहाँ पे आ गए 12th रो में। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? और फिर थर्ड कॉलम में आ जाओ। कहाँ है थर्ड कॉलम? ये रहा थर्ड कॉलम। तो 12th रो में थर्ड कॉलम चाहिए। ये रहा। ये वाला नंबर मिल गया या नहीं मिल गया? कितना मिला? 0 सॉरी 0899, ये मिला ना नंबर? इसको लिख लो कहीं साइड में, 0899। ठीक है। अब इसी में हमने 4 का मीन डिफरेंस टेबल देखना है, तो इसी लाइन में चलते जाओ चलते जाओ। और मीन डिफरेंस में देखो 4 के नीचे क्या है नंबर? बताओ कितना है नंबर? 14 है, तो उसको ऐड कर दो इसके अंदर। अगर हम इसको 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? बताओ जल्दी से। 899 में 14 ऐड करनी है भाई। 913, तो मतलब 0913। ये आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरा नंबर देखना भाई, ऐसे नहीं कि जीरो को तुमने गायब ही कर दिया। जीरो लिखा है तो उसको इंक्लूड करना है। ठीक है। 0913 ये आ गया हमारे पास नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब देखो, अब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं बेटा? टोटल डिजिट्स काउंट करने। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें मतलब जितनी भी डिजिट है इस लॉग के अंदर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, उनमें से हमें एक कम करना पड़ेगा। तो 4 - 1 करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा? उनमें से एक कम करना पड़ता है। बताओ कितना आंसर आएगा? 4 डिजिट में से एक डिजिट कम कर दिया तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका, इस वाले लॉग का पता है आंसर कितना आ जाएगा? ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था अभी, इसका आंसर आएगा 3.0913। अब अपना आंसर मैच कर लो कैलकुलेटर से। कैन यू ज्वाइन? ये कौन मैसेज कर रहा है भाई? आंसर मैच कर लिया? कोई कुछ तो बोल दिया करे भाई, सब मतलब सब इतने लॉक समझ में। अबे कैलकुलेटर से चेक करना, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, आंसर निकालो। हम्म। तुम अब मोबाइल पड़ा होगा कहीं और, अब तुम कोचिंग में छोड़ के चले जाते चार्जिंग पे लगा के। सर की बिजली वसूलते तुम। रुको हम, यही है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है लॉग टेबल से। फिर से बता दूं एक बार।
जिन्हें नहीं है। नहीं भाई, मिलती है, तुम लोग मांगते ही नहीं हो पेपरों में। गधेड़े हो एक नंबर के। याद करनी पड़ी भाई, ये टेबल कहाँ से याद कर लोगे तू? तुमको लग रहा है तू? भाई वो तुमने नहीं देखे, वो कैलकुलेटर वाले होते जो लोग, मतलब जो चलते फिरते कैलकुलेट कर देते, वो टीवी में नहीं आते। हाँ, जो मतलब देखो देखो, वो पीछे से बैठा हुआ प्राणी। नहीं, तुम जो पीछे बैठा प्राणी की आवाज ऐसा ही लग रहा है जैसे जो सही में पीछे बैठा हो भाई। आज भी। देखो बेटा, क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे लिए क्या है बेटा, कॉलम्स है। कॉलम्स लॉग टेबल में जीरो से स्टार्ट होते हैं, नाइन तक जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रोज होती हैं, वो टेन से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। कहाँ तक जाएंगी भाई, बताओ। 10 से स्टार्ट हो रही तो लास्ट डिजिट कौन सा होगा इधर पे, जो कॉलम है हमारे पास, वो देखो 19 है। ये है 99 तक है, देखो ये मिल रहा है 99। समझ में आ गई बात? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, 10 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है, 99 तक। रोज है, मतलब 99 रोज है, 10 से स्टार्ट हुई 99 तक जा रही है। और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये अलग ही टेबल चल रही है इसके साथ में। ये कौन सी टेबल है, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस टेबल। इसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस टेबल। ये मीन डिफरेंस टेबल में देखो 9 ही डिजिट है, जैसे ये 0 से 9 तक है, ये 1 से लेके 9 तक है, इसमें जीरो नहीं होता। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी लॉग का नंबर है, बोलो तुम्हें हम किसका लॉग निकाल के दिखाएं, कोई नंबर बोलो जो तुम्हें मन में अच्छा लग रहा हो। लॉग ऑफ 786, 786 का लॉग निकालना है हमको। ठीक है बेटा। तो कैसे निकालेंगे, देखो, अब हमको क्या करना है, इस नंबर को हम पहले साइड में लिख लेंगे। कहाँ लिखेंगे, साइड में लिख ले रहे, इधर पे लिख लिया मैंने, 786। अब इसमें क्या करना है, पहले दो नंबर, इररिस्पेक्टिव उनमें कुछ है या नहीं है, मतलब 7 8 दिख गया हमें, तो हमने इसको रो में ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, रो में, मतलब ये वाली, इसमें इस वाली चीज में ढूंढना है हमें। रो में हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, 78। और ये 6 जो है, इसको हमें कहाँ ढूंढना है बेटा, कॉलम के अंदर। और मीन डिफरेंस है नहीं, इसके आगे कोई मीन डिफरेंस है क्या, नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो जीरो मानते ना अपन लोग, है ना बेटा, कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे। तो मीन डिफरेंस जीरो का तो कुछ है ही नहीं है भाई, जीरो की टेबल ही नहीं है, तो मीन डिफरेंस ढूंढना ही नहीं है। तो हमको रो कहाँ जाना है, 78 में, कॉलम कहाँ जाना है, 6 में। आओ देखते हैं, रो 78, कॉलम नंबर 6। ये रहा रो 78, और कॉलम नंबर 6 में जाना, ये जीरो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यही है, मैच कर ले रहे, देखो थोड़ा सा जूम आउट करके। हाँ, ये 6 पे है ये, ठीक है। मिल गया नंबर, कितना है नंबर, 8954। कितना नंबर मिला, 8954, 8954। तो हम इधर पे एक नंबर लिख ले रहे, 8954। कितना आसान था इसको ढूंढना। मीन डिफरेंस कुछ है नहीं तो हमें जीरो ही ऐड करना, जीरो का मीन डिफरेंस हमेशा जीरो ही होता। तो कितना आ जाएगा, 8954 मिल गया, फिर से वही नंबर आ गया। अब बताओ इसमें कितने नंबर थे, लॉग के अंदर कितने नंबर थे, डिजिट कितने थे इनके, इनके डिजिट थे 3। तो इसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो वो होता है डिजिट से एक कम, यानी कि 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो इसका परफेक्ट आंसर, अगर तुम इस लॉग का आंसर निकालना चाहते हो, आएगा 2.8954। अब आंसर मैच कर लो कैलकुलेटर से, मतलब, हाँ, हाँ जीरो हो जाता, सही बात है। हम्म। और पॉइंट होता, मतलब
तो तुम नहीं, मतलब तुम करना क्या चाहते हो भाई? लॉग जीरो की वैल्यू निकाल दे। ये लॉग जीरो की वैल्यू नहीं निकलती बेटा, ठीक है। लॉग जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती। कितनी होती? ठीक है। लॉग का ग्राफ पता है तुम लोगों को? ऐसा होता बेटा, ठीक है। ये जीरो पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है वो ग्राफ, और वन, और फिर आगे ऐसा बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे x एक्सिस है, ये रही y एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर y डैश पे देखोगे तो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा वो नंबर नहीं आएगा। अगर तुमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया x की वैल्यू इसको, तो फिर वो ग्राफ कहाँ मीट कर रहा? माइनस इन्फिनिटी पे। तो पहले इसका आंसर तो देख के बताओ, 786 का सही आ रहा? तो फिर 2.8954 आ रहा होगा। इस लॉग टेबल का कमाल देख लिया अब तुम लोगों ने? 1 2 3 4 का कितना निकाला था अपन लोगों ने? कैरेक्टरिस्टिक तो 3 आएगा, 0914 ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही था, 913 होगा। देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये अब सॉल्व कर लिया अपन लोगों ने। अब इसमें कोई मान लो अगर हम कोई खतरनाक क्वेश्चन दे तुम्हें, देख एक आध खतरनाक क्वेश्चन जिसमें तुमको मजा आए। अब तुम इस टेबल में से ढूंढ के बताना लॉग ऑफ, मैं इतनी वैल्यू जितनी तुम्हारे सामने खुली है इसमें से ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग आराम से सॉल्व कर सको। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तुम निकालो लॉग ऑफ 1.435। ये दे दिया मैंने, करो जरा। अरे पहले एक बार करो तो, ट्राई तो करो, पॉइंट भूल जाओ बे। बिना, देखो, पॉइंट का काम तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है, उससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। देखो हम करके बताए क्या, पॉइंट वाला करके बताते? पहले करो तुम लोग, ठीक है, फिर हम बता रहे आंसर। देख रहे हो तुम, बताओ। अब ये सब लॉग मॉग तुम सोच रहे होगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आ रही, सब लॉग टेबल से आती। लॉग टेबल तुम्हें यूज करनी चाहिए। पेपर में मिलती है जो लॉग टेबल, कोई मांगता ही नहीं है। इक्लिब्रियम का पेपर दे रहा है, बताओ, बड़े बड़े इंसान। बेटा 11th में इक्लिब्रियम होता ही है लॉग टेबल के लिए। बिना लॉग टेबल के कैसे सॉल्व कर लोगे तुम? ये बताओ। ये इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, तो उनमें लॉग कैसे सॉल्व कर लोगे तुम? जो भी अपन लोग सॉल्व करते हैं पीएच वाले, जैसे ये लिखा माइनस लॉग ऑफ 4.3, कैसे निकाल लोगे बताओ? ये लिखा इसमें जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, देखो जरा, ये लिखा पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ऑफ 4.3 इंटू 10⁻²। इनने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी -0.633। तुम्हें क्या सपने हो रहे? तो भाई आंसर निकालने के लिए लॉग टेबल चाहिए ना। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन आंसर है। तो समझो बेटा, तुम्हें लॉग टेबल अभी यूज करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए तो तुम लोगों के कैलकुलेशन पार्ट बहुत वीक है। मेरा तो अच्छा है भाई, देखो, मैंने लॉग टेबल सीख रखी है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फट से। ये टेबल मेरे जेब में रहती है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कैलकुलेटर से ही हो जाता सब काम। अच्छा, एक बच्चा ना हमें बहुत बहुत ज़बरदस्त मिला था। वो बहुत खिलाड़ी था। उस
सुनो तो, तुम्हारी नहीं कर रहे। तो वो उस बच्चे ने, उसके फ़ोन में आईफ़ोन था, तो उस टाइम पे कैलकुलेटर नहीं था आईफ़ोन के अंदर, मतलब थर्ड पार्टी कैलकुलेटर आते थे। तो उसने जब एक कैलकुलेटर डाउनलोड किया सिंपल कैलकुलेटर नाम से, तो ना उसमें साइंटिफिक, ना लॉग सॉल्व करने का कोई फंक्शन था, ना ही एंटी लॉग करने का। तो उसने मुझसे पूछा, सर मैं आपको इसमें एंटी लॉग निकाल के दिखाऊं इस सिंपल कैलकुलेटर में? तो उसने मुझे बिना कैलकु मतलब सिंपल प्लस माइनस पावर से ही सॉल्व करके दिखा दिया था उसने। तुमको भी अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम। देखो करके बताऊं मैं ये क्वेश्चन। ओके बेटा, देखो, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। इसका लॉग निकालना है ना, इस नंबर का 1.435 का। तो पहले इस नंबर को लिख लो। ये लिखा मैंने 1435, दिख रही है ना स्क्रीन? पहले दो नंबर कहां ढूंढने हैं? रो में। फिर नेक्स्ट नंबर कहां ढूंढना है? कॉलम में। और लास्ट नंबर कहां ढूंढना है? मीन डिफरेंस टेबल में। तो 14 नंबर पे पहुंच जाओ, ये रहा 14 नंबर। तीसरी रो में पहुंच जाओ, लो भाई ये रहा तीसरी रो। कितना नंबर आया? 1553। ठीक है, लिख लिया। मीन डिफरेंस कितने का चाहिए इसी लाइन में? 5 का। तो देखो भाई 5 पे कितना मीन डिफरेंस है? 50। तो जोड़ दो इसको 15 से। कितना है बताओ? 1568। ठीक है भाई। अब देखो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है इसमें, इस नंबर में, ये वाला जो नंबर है इस पे पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है ना, वेरी गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होता? डिजिट -1, मतलब 1 - 1। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1586। कितना आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे? 0.1568। आंसर मैच कर लो अब। पहले नहीं, आंसर मैच करके मुझे बताओ भाई। सही है ना? हाँ। अच्छा, अब मान लो जरा, एक चीज और पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या चीज पूछ रहा हूं मैं? कि इसमें, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा देता लॉग ऑफ 0.1435, समझ में आ रही है बात? क्या दिया मैंने? लॉग ऑफ 0.1435। तो अब तुम करते बिल्कुल ऐसे ही, मतलब पूरा ये ऐसे ही उठाते, कैसे? यही नंबर लिखते 1435, फिर रो को ढूंढते, फिर कॉलम को ढूंढते, फिर मीन डिफरेंस को ढूंढते। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पे बताओ डिजिट कितने हैं? पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? अबे पॉइंट के पहले एक भी डिजिट नहीं है, 0 डिजिट्स है। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाता है बेटा? 0 - 1, यानी कि माइनस का 1 हो जाता। तो फिर यहां पे पता है इसका 0.01568 आ जाता। समझ में ऐसा कुछ करना पड़ता। अरे सॉरी सॉरी, इसमें से माइनस करना पड़ता बेटा, मुझसे गलती हो गई, 1 मिनट। ये नहीं, इसमें से हमें माइनस करना पड़ता, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को हम आगे नहीं लिखते, -1 प्लस 0.1568। तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और अगर तुम बुक्स में देखोगे इसी को वो सॉल्व करेंगे तो पता कैसा लिख देते इसी नंबर को? वो ऐसा लिख देंगे 1 बार .1568। मतलब बुक्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कभी कभी। 1 बार का मतलब क्या है? जिसकी नंबर के ऊपर भी बार लगा उतना नंबर उसमें से माइनस करना है, पॉइंट में से। ठीक है? ये और ये सेम ही है, ठीक है? इसमें से माइनस कर देना, मतलब 0.1 में से 0.1568 माइनस कर दोगे तो नेगेटिव में आएगा कोई वैल्यू। ठीक है? नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी, वो हो जाएगा उसका लॉग। बताओ कितना आ रहा?
इसको सॉल्व करने पे। बता दो भाई कोई तो। 0.843, फिर 0.843। हाँ, एक और डिजिट बोलो बेटा, जब देखो जब यहाँ पे इतने सिग्नि हाँ हाँ ठीक है। तो एटलीस्ट हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होते, जितने दिए हैं क्वेश्चन में उतने ही तो लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो उतने ही लिखे जाते हैं। ये आंसर आ जाएगा इसका। कर लोगे? अब लॉग टेबल, कोई तकलीफ तो नहीं है? वेरी गुड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा रिवीजन को कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्ट। अच्छा, इतनी जल्दी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ गया। हाँ, ये सब तो देख लो। फिर इसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है, ये तो तुमको पता ही होगा। और एसिडिक का पीएच 7 से कम होता है। और बेसिक का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इसमें तो कोई हमने मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई। अगर हमारे पास देखा जाए बेटा एसिड के लिए, तो के कैसे डिफाइन करते हैं वही, मतलब एसिड का डिसोसिएशन देख लो। और के भी कैसे डिफाइन करते हैं, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, वही फॉर्मूला है, वही रिपीट हो रहा। बस यहाँ पे जो खास चीज़ है जिस पे तुम्हें ध्यान देना, वो ये वाली चीज़ है। इस पे ध्यान दिए रहना बेटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये ऊपर वाले तो सेम ही है, बस एसिड के केस में जो के सी चल रहा था अपना, उसको के से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से पी के डिफाइन कर सकते हैं बेटा, माइनस लॉग ऑफ के। मैंने आपको बताया था पी ऑफ डब्बा इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ डब्बा होता है। इसको याद रखो। ठीक है, तो फिर किसी का पी के गिवन हो तो पी के निकाल लोगे, माइनस लॉग ही तो करना उसके आगे। लॉग की वैल्यू अभी निकाल नहीं सिखाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले। सब हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद क्या है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं सॉल्व। ठीक है, कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू अपॉन के के बराबर होता है। और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, जो अभी अपन लोग अल्फा अल्फा लिख रहे थे, वो क्या हो जाता है यहाँ पे एच हो जाता है। ठीक है, यानी कि कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो ये कब होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। जब हमारे लिए ऐसा सॉल्ट बने जो वीक एसिड से है और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। ठीक है, यानी कि CH3COONA ऐसा कोई सॉल्ट है। ये देखो, अगर इसको देखें हम लोग तो ये NaOH से आया होगा और CH3COOH से। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे जो Ka है वो किसका लिया हमने, वीक एसिड का, क्योंकि उसी से तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पीएच इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू कौन बताएगा, इसकी वैल्यू कौन बता देगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू। कोई ऐसा महानुभाव है जो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू बता दे? भाई तुम लोग कितने गधेड़े हो रे। के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो लॉग ले लो ना दोनों तरफ, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। यानी कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। कितनी होती है बेटा, 14। तो 14/2 कर दो के कितना आंसर आएगा, 7। हाँ, 7 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 7 है। 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। यहाँ पे ये सी किसकी वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जिसका तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, और ये एसिडिक सॉल्ट के लिए है, एसिडिक सॉल्ट का ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये कब बनता है, जब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड रहा हो और वीक बेस रहा हो। और जब दोनों के दोनों वीक रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद एक बात याद रखना कि जो सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, उनको हाइड्रोलाइज किया ही नहीं जा सकता, डज नॉट अंडर को हाइड्रोलिसिस। बताओ NaCl को हाइड्रोलाइज कर पाओगे क्या,
मतलब हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या, दोबारा इससे NaOH बना लो और HCl बना लो। ऐसा हो सकता है क्या? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बताओ? क्यों नहीं हो पाएगा भाई? ये भी बताया था मैंने आपको। क्योंकि इस वाले प्रोसेस में जो एनर्जी है वो भाई, हाँ, ये मतलब इस डायरेक्शन में तो एंट्रोपिकली ड्रिवन होता है, लेकिन वापस वाली डायरेक्शन में एंट्रोपिकली ड्रिवन नहीं होता है, तो हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके होगी ये प्रोसेस। मतलब वैसे तो हमारे लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो, लेकिन हाइड्रोलिसिस कैसा प्रोसेस हो जाएगा? NaCl का हाईली एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब जब हम हम्म हाँ, तो हो जाएगा। मतलब एंडोथर्मिक है, हाईली एंडोथर्मिक है। ठीक है। क्योंकि जब NaCl बनता है ना बेटा, तो एक अलग तरीके की स्टेबलाइजेशन आ जाती है। प्रोसेस तभी होता है जब उसको अनस्टेबल से स्टेबिलिटी मिल जाए। समझ में आई बात? जैसे NaOH हाई एनर्जी का, HCl हाई एनर्जी का है, दोनों आपस में रिएक्ट किए, इनकी एनर्जी क्या हो गई? लो हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। समझ में आई बात? तो यही होना चाहता है, ऐसे प्रोसेस हो अपने आप हो जाते हैं जो एंट्रोपिकली ड्रिवन हो, यानी कि जिनमें एंट्रोपी बढ़ रही हो। ठीक है। अब देखो, फिर बफर सॉल्यूशन पढ़ा था। अब बताओ जरा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? किस बच्चे को याद है व्हाट आर बफर सॉल्यूशन? हु विल टेल मी व्हाट आर बफर सॉल्यूशन? कुछ तो बोलो। हैं? सबके तोते उड़ गए। द सॉल्यूशन which resists the change in pH, which resist the change in pH, the solution which resists the change in pH on addition of small quantity of acid or base, acids और base। समझ में आई बात? ऐसे सॉल्यूशन, मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है, उसके अंदर HCl भरा है, और उसमें तुम कोई और कुछ और कंपोनेंट डाल दो, तो उसका पीएच जो है ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत खतरनाक तरीके से चेंज होगा। लेकिन अगर बफर सॉल्यूशन रहेगा तो पीएच इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो वो मैंने आपको बताया था। तो अगर पीएच एसिडिक बफर का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये सारी इक्वेशन का नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हैंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन। क्या नाम दिया था? हैंडरसन हैसेलबाल्च। ठीक है। ये हैंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन कहलाती है बेटा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच एसिडिक बफर का किस तरीके से निकालेंगे? पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे पीएच? इसके लिए मैंने आपको पीओएच का फॉर्मूला बताया था। पीओएच इज इक्वल्स टू कितना होता है? पीके बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। बेस, हाँ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। तो फिर जब मैंने आपको बताया कि पीएच और पीओएच आपस में कितना होता है, 14 के बराबर होता है, तो फिर आपने क्या यूज किया? पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच। तो यहां से जो भी वैल्यू आई है, तो देखो इन्होंने डायरेक्ट 14 में से ही माइनस कर दिया वही पूरी वैल्यू। देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं करते? ये सब किसकी वैल्यू है? पीओएच की तो है ये वैल्यू। यही तो लिखा है अभी मैंने फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा बेटा, पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये बेसिक बफर के लिए है। आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसको साइड में लिख लो इस 3 पे, कि पी ओ एच कितना होता है अगर हैंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन चाहिए तो। अगर एसिडिक बफर है तो पी एच कैलकुलेट कर लो, और बेसिक बफर है तो पी ओ एच कैलकुलेट कर लो। जो भी पूछे, अगर पी एच है तो भाई पी एच निकाल देना। बेसिक बफर के लिए कैसे निकालो? पी एच प्लस पी ओ एच 14 होता है इन दोनों का सम, तो पी एच की वैल्यू 14 माइनस पी ओ एच हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है।
इजी है या नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं घुलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत घुल मिल जाती हैं, थोड़ी सी घुलती हैं। तो जो थोड़ी बहुत घुलती मिलती हैं उन्हीं की कहानी है ये। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे KSP होता है और S जो होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, x की पावर x, y की पावर y, s टू दी पावर x प्लस वाई। जब हमारे पास कोई सॉल्ट कैसा गिवन हो, जब हमारे पास सॉल्ट गिवन हो AX और BY सॉलिड फॉर्म में, तो उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो क्या बना लेता है, x टाइम्स ऑफ A y पॉजिटिव प्लस y टाइम्स ऑफ B x नेगेटिव। तो इसके केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लेना बेटा, ठीक है। फिर अपन लोग कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। जिनका छूटा है उनको पढ़ा रहा हूं मैं ये एक तरीके से। फिर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहां से तो अपन लोगों ने वो देख लिया KSP और SP सॉल्युबिलिटी में रिलेशनशिप, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप। फिर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि किस में प्रेसिपिटेशन होगा और किस में नहीं होगा। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट हमारा बड़ा है KSP से तो वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा है KSP से तो वहां पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक के अंदर इसके कई सारे क्वेश्चन हैं और बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, आयोनिक प्रोडक्ट अगर बड़ा हो हमारे लिए, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से बड़ी हो तो वहाँ पे PPT हो जाता है, वहाँ पे PPT बन जाता है। और आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो KSP से, KSP की वैल्यू ज़्यादा हो तो वहाँ पे कोई PPT मिलेगा, मतलब वो पूरा का पूरा सॉल्ट घुल गया, गया पानी में सॉल्ट, मिल गया, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारे लिए इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर की, जो हमने पढ़ लिया बहुत ही शॉर्ट में, 2 घंटे के अंदर। किसकी नोटिफिकेशन आ गई भाई? आने दो, तुम क्यों देख रहे हो भाई उसे? हम्म, तुमको जो पढ़ा रहा है वो तुम्हें देखना नहीं है? इस इसके बाद अपन लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, ठीक है भाई। तो स्लाइड्स में भेज दूंगा, बाकी तुम लोगों को मैंने जो वो पढ़ना दिया है शॉर्ट नोट्स का, वो रखने के लिए नहीं दिया है, उसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे संडे के दिन एक और क्लास लूँगा मैं, उसमें चलो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे इक्विलिब्रियम के। तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो गई होगा किसी ना किसी को, ठीक है बेटा।